नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट ऐसे आए हैं जिसकी ना तो किसी को उम्मीद थी और ना ही किसी ने ऐसा सोचा था कि ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सामने आई है, अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली है। मेरे साथ 4 मेरे सहयोगी हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे ये जानेंगे कि आखिर क्या बीजेपी की वो रणनीति थी, क्या बीजेपी के वो प्लान थे जिनसे बीजेपी ने जो है बढ़त हासिल करी। और ये साथ ही इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन सभी ने हरियाणा के चुनाव को बहुत नज़दीक से देखा है, उनको जाना है और ग्राउंड रिपोर्ट तक करी है। सबसे पहले मेरे साथ ही आस्था हैं। आस्था, आप बताइए आप किस तरह से देख रही हैं 48 सीट जो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में आई हैं, वो कैसे आ गई हैं आखिरकार 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम देखें तो समझ में यही आता है कि 57 साल का पूरी तरीके से रिकॉर्ड टूटा है। और जो अप्रत्याशी थी उम्मीद, जो उम्मीद नहीं थी, ना उम्मीद थी, वो वहाँ पर भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है। हम लोग ने ग्राउंड रिपोर्ट भी करी और हर तरफ जो लहर थी वो हम लोग खुद देखते हुए नजर आ रहे थे कि लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे थे, कांग्रेस को लाना चाह रहे थे। लेकिन जो वहाँ पर बदलाव हुआ है, उस बदलाव को भी हमने कल न्यूज़ रूम में भी डिस्कशन किया था। उस बीच में अमूमन तौर पर सबका कहना था कि भाजपा का आने के पीछे एक जो सबसे बड़ा एजेंडा रहा है वो हिंदुत्व का खेला रहा है। हिंदुत्व के खेले को टारगेट करते हुए वहां पर सारी चीज़ देखी गई। कांग्रेस के अंदर चल रही शैलजा को लेकर के नाराजगी, जिसके वजह से कार्यकर्ताओं में भी उतना उत्साह नहीं था उन सारी चीज़ों को लेकर के, जो बात शैलजा खुद ऑन कैमरा ये बात कहती हुई भी नजर आ रही है कि कार्यकर्ताओं ने साथ नहीं दिया। तो ये तमाम वो मुद्दे थे जिसकी वजह से जनता जो है कहीं ना कहीं ये सोच गई कि अभी से पार्टी में इतनी तकरार है तो हमारे मुद्दे को कौन सुनेगा। और यही वजह मुझे लगता है रही है कि लोगों ने बीजेपी को चुना और वहां पर 48 सीट बीजेपी की आई, तीसरी बार उसने सरकार बनाई। ठीक है आस्था। मोहसिन सर, आप मुझे ये बताइए कि दोनों ही पार्टियां, एक तो कांग्रेस और एक भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों पार्टी को 39% 9% वोट मिला कांग्रेस को और 39.94 मिला भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन पार्टी में जो सीट का जो गैप है ये 10 सीटों से ज़्यादा का है। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं और कैसे, मतलब सेम परसेंट वोट मिला लेकिन सीटें भाजपा की कैसे ज़्यादा आ गई? देखिए रिजवान, जैसा आपने सवाल किया है कि जो वोट परसेंटेज है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का लमसम ही है, लेकिन जो सीटों का अंतर है वो 10 सीटों का अंतर चला जाता है। तो इसमें हरियाणा चुनाव को बेहद नज़दीक से पहले तो ये समझना होगा कि जो वोटिंग परसेंटेज है, अगर आपका 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी इतना वोटिंग परसेंटेज आता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में कोई कमी रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो इलेक्शन मैनेजमेंट है उसकी बागडोर जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह के हाथ में रहती है। आप ये समझिए कि चुनाव से 6 महीने पहले एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से ख़त्म कर दिया था। वो कैसे ख़त्म किया था? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी और जो खिलाफत थी, जो बगावत थी, वो मनोहर लाल खट्टर को लेकर थी। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया जाता है और 6 महीने पहले ही नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जनता पसंद कर रही थी उन्हें, बेहतरीन, मतलब वहाँ की जनता नायब सिंह सैनी को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही थी। तमाम ग्राउंड पे जब आप जाते थे तो नायब सिंह सैनी को लेकर, क्योंकि देखिए एक सीएम के रूप में जब खट्टर थे तो खट्टर एक सीएम के रूप में थे, वो मुखिया थे और वो काम कर रहे थे, वो पसंद नहीं थे। एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं सीएम के खिलाफ होती बिल्कुल है। वही मैं जिक्र कर रहा था, जैसा हम चर्चा भी कर रहे हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी जो थी मनोहर लाल खट्टर को लेकर थी। और हमने और आपने देखा भी होगा कि जब हरियाणा का चुनाव प्रचार चल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम रैलियां हुई, गृह मंत्री अमित शाह की तमाम रैलियां हुई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां हुई। आप ये देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो बैनर, जो पोस्टर प्रचार के लिए लगाए गए थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहाँ जनसभाएं होनी थी या गृह मंत्री की जहाँ जनसभाएं होनी थी, उन बैनर और पोस्टर से मनोहर लाल खट्टर तक की तस्वीर तक गायब थी। तो ये सीधा संदेश देती है कि जनता के बीच में कहीं ना कहीं उस चेहरे को आपने बैकफुट पर कर दिया कि जिनके खिलाफ आपके खिलाफत थी। आपने पहला संदेश दे दिया कि भाई साहब देखो, जिसके लिए आपके खिलाफत थी वो हमने पद से हटा दिए हैं, हम उन्हें आपके बीच में भी नहीं लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अब नायब सिंह सैनी को आप ले आए, ओबीसी चेहरा है, सैनी समाज से आते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये कि नायब सिंह सैनी की जो छवि थी वो बिल्कुल अलग थी। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो यहाँ ख़त्म हो जाता है। दूसरा, एक सनातन जो परंपरा है, एक राष्ट्रवाद की जो परंपरा है, उसे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार दी। क्योंकि जैसे ही हरियाणा चुनाव डिक्लेयर हुए थे उसके बाद में लगातार जो पार्टी आला कमान है उनसे जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हरियाणा में चुनाव लड़ रहे थे, जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे थे, वो लगातार आग्रह कर रहे थे
कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ पे जनसभाएं करा दीजिए। वो 14 जनसभाएं करते हैं हरियाणा के अंदर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 विधानसभाओं को साधते हैं और 13 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होती है। तो कुल मिलाकर जो राष्ट्रवाद और सनातन से जो चुनावी धार दी गई है, उससे भारतीय जनता पार्टी की नैया पार हुई है। और सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 या 5 बयान थे, 4 या 5 बयान से आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं गए। उन्होंने वहां से मन से सबसे पहले तो उन्होंने वो अपना जम्मू कश्मीर का जिक्र किया कि भाई मुझे एक मौलवी ने राम राम कहा। पूरे देश में अगर पूरे देश में भाजपा मजबूत होती है तो ये लोग फिर हरे राम हरे कृष्णा कहते फिरेंगे। दूसरा, उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। जो राहुल गांधी ने कहा था कि राम और कृष्ण के कीर्तन में हमने नाच गाना देखा, तो उन्होंने कहा कि ये नाच गाना बताते हैं क्योंकि इनके मन में रोम बसा है, राम नहीं बसा, तो ये रोम चले जाएं। ठीक है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्होंने राष्ट्रवाद की उस धुरी को छुआ और राष्ट्रवाद पर उन्होंने कहा कि ये तमाम जो पार्टियां हैं, ये आतंकवाद, अलगाववाद, समाज में वैमनस्यता फैलाने, सामाजिक सरोकार को दूर करने का ये वेयर हाउस बन चुके हैं। तो ये कुल मिला के ऐसे मुद्दे थे जो हरियाणा की जनता पर असर करे। और जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस अति आत्मविश्वास में वो डूब गई। हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड देना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर 70 से 74 टिकट फाइनल करना, कुमारी शैलजा को अंडर एस्टिमेट करना, क्योंकि कुमारी शैलजा भी एक बड़ा नाम है हरियाणा के अंदर। और कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में जो तनातनी चल रही थी वो किसी से छिपी नहीं थी। राहुल गांधी ने बहुत कोशिश की कि एक मंच पर आए, एक साथ मिलें, एक साथ मिलकर बैठें। दूसरा, कांग्रेस ने सीएम प्रोजेक्ट यूं तो नहीं किया था, लेकिन इशारों में मानकर चला जा रहा था कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री चूंकि जाट समाज से आते हैं, तो एक संदेश जो जाटव समाज था, जो 20 से 22% वोट बैंक दलित समाज का था, उसके अंदर एक मैसेज चला गया कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनते हैं, तो फिर हम महफूज नहीं रह पाएंगे। मतलब ये जाट और जाटव का जो समीकरण था सर, ये सटीक क्यों नहीं बैठ पाए? हर पार्टी ने जाट जाटव का समीकरण बनाने की कोशिश करी, लेकिन ये जाट जाटव समीकरण बन क्यों नहीं पाया? देखिए, कारण क्या है? उसमें 2 चीजें हैं। अतीत हमेशा आपके साथ चलता है। जब हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, तो उस तरह की उस वक्त खबरें आती थी, तस्वीरें आती थी कि जाट समाज ने जो है जाटव समाज के ऊपर मारपीट कर दी, या जाटव समाज के ऊपर एक जंगल राज हम सब ने देखा। तो वही एक हरियाणा में उस समय का जो था, जहां जो जंगल राज के नाम से हरियाणा को, और उसी को प्रोजेक्ट करके कांग्रेस मतलब बीजेपी ने भी दिखाया कि अगर ये बने तो जंगल राज जैसी स्थिति भी। आप बिहार क्यों जा रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो ये गुंडा राज आ जाएगा। तो कुछ उसी तरह की कमोबेश तस्वीर जो है वो हरियाणा के अंदर भी बनी हुई थी। और दलित समाज का जो वोटर था, उसे इस बात का कहीं ना कहीं डर फिर सताने लगा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है और हुड्डा मुख्यमंत्री बनते हैं, तो शायद फिर से वही वाला वक्त लौट आएगा। तो ऐसे में जो दलित समाज का वोटर था वो एग्रेसिव हुआ। एग्रेसिव होने के बाद इसमें कोई दो राय नहीं कि उसने भारतीय जनता पार्टी को भी वोट किया, या यूं कह सकते हैं कि जो दलित वोट था उसका ध्रुवीकरण भी बहुत बड़े पैमाने पर। हाँ, देखिए, जो आपने ये जाट वाला कहा, ये वाकई में ये काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि जिस तरीके से कल नतीजे आते हैं, उसके बाद आज तमाम न्यूज़पेपर, जैसे हम सब एग्जिट पोल देख रहे थे जिसमें कि कांग्रेस की सरकार बन रही थी, तो वहीं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो तमाम न्यूज़पेपर पे जाट शाही, इसको इन्वर्टेड कोमा में डालकर लिखा गया है। इसके वजह से ही कांग्रेस की हार हुई है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुमारी शैलजा एक बड़ा चेहरा थी। और देखिए, मुझे यहाँ तक लगता है कि अगर आप एक पार्टी के लिए ज़मीनी स्तर पर कुमारी शैलजा जिस तरीके से काम कर रही थी, और अगर वो सीएम बनना चाहती थी, तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। जब मैं मेहनत करती हूँ, मैं महत्वाकांक्षा रखती हूँ कि मैं उस पद तक पहुँचूँ, अगर मैं सोच सकती हूँ तो वो क्यों ना सोचें। और जिस तरीके से, हालांकि सर ने बोला कि राहुल गांधी ने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है वो कोशिश चुनाव से 6 महीने पहले जैसे कि बीजेपी मंथन करती है, वैसी कांग्रेस को और राहुल गांधी को मंथन। ये था ना कि हुड्डा के अंदर तो पहले ही महत्वाकांक्षा पनप रही थी। उनसे कहा भी था कि अब आपको थकान हो गई होगी। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ना मैं रिटायर्ड हूँ ना मैं टायर्ड हूँ। उन्होंने दोनों चीज कही थी, ना मैं रिटायर्ड हूँ ना मैं टायर्ड हूँ। वही लेकिन हाँ, अब ये हो सकता है कि चलिए आप चुनाव तो जीत आए अपने विधानसभा से, लेकिन वो प्रदर्शन आप नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान को भी अब सोचना होगा। ठीक है, आपके पार्टी के पुराने नेता हैं, अनुभव है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन अब आपको युवाओं को आगे लाना होगा।
हाँ, मैं आपको इन्हीं बातों के लिए मैं कह रही हूँ, ये जो युवाओं को लेकर है, इसी को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस के हाथ से जीतते जीतते फिसल गई थी। क्योंकि हमेशा कांग्रेस का जो एक हमने पैटर्न देखा है कि वो युवाओं से ज़्यादा मतलब उम्र को जो कहते हैं तरजीह देते हैं। ठीक है, अनुभवी नेता जो है, हाँ ठीक है, उनको सम्मान दीजिए, लेकिन सोचिए आप 60 साल की उम्र में जो करते हैं, अगर मैं 30 साल की उम्र में वो काम करके किसी पार्टी को दे रही हूँ, तो क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं वहां तक पहुंचूं? बिल्कुल, जब हरियाणा की बात आती है तो पूरी तरीके से वहाँ पर देखा गया कि शैलजा एक वो बड़ा चेहरा थी, एक वो फैक्टर थी जब कांग्रेस की वहाँ पर हालत ये हो गई थी कि शायद कभी उठ पाए, लेकिन उस जगह पर वो सड़कों पर उतर करके उसने प्रचार किया, प्रसार किया, दलित का एक वो बड़ा तबका अपने हाथों में लिया। और ये उम्मीद भी बनती है। और जब उनसे एक टीवी चैनल में जब वो इंटरव्यू के लिए गई, उनसे जब ये सवाल किया गया कामनी जी, तो उस वक्त भी उन्होंने यही बात कही थी कि मेरे रगों में खून कांग्रेस का है, मेरे बाप भी जो थे, मेरे पिता थे, वो कांग्रेस में ही पूरे रहते तिरंगे में लिपट करके गए थे, और मैं भी कांग्रेस में ही सदा रहूंगी, अपनी ईमानदारी से बात करूंगी। तो आस्था, यहीं पर तो सवाल उठता है कि शैलजा की तो रगों में कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस ने शैलजा को क्या दिया? बिल्कुल ये सवाल है। और सबसे बड़ी बात ये थी, जब हम लोग हरियाणा चुनाव कवर कर रहे थे तो उस दरमियान में हम लोग बदलाव रैली में भी गए, वहाँ की जनता से बात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि वहाँ जितने पोस्टर्स थे वहाँ पर सब हुड्डा से रिलेटेड लगे हुए थे और वो तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं के लगे थे, लेकिन वहाँ पर शैलजा का एक भी पोस्टर नहीं था, जो यकीनन जो लगातार वो मंच से बात करते कि 36 बिरादरी मेरे साथ है, लेकिन चुनाव में ऐसा नहीं हुआ, 36 बिरादरी साथ नहीं। इसमें एक चीज़ ये भी हो जाती है ना, दिक्कत यहाँ खड़ी हो जाएगी आस्था कि जब आप जातिगत राजनीति करेंगे ना, तो फिर आपके लिए स्थिति हो जाएगी कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। अगर कुमारी शैलजा को फ्रंट पे लाया जाता तो कांग्रेस के लिए फिर ये दिक्कत हो सकती थी कि फिर जाट वोट कहाँ जाएगा, क्योंकि जाट वोट बैंक बहुत बड़े पैमाने पर है हरियाणा के अंदर। तो दिक्कतें वहीं होती हैं जब आप जातिगत राजनीति करने लगते हैं, जब आप कास्टिज्म को आगे ले आते हैं। ठीक है, आपका अनुभव है आपके नेताओं के पास, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे नेताओं के वो भले ही कहते हैं कि नाम रिटायर्ड है ना टायर्ड है, लेकिन अब उनके रिटायरमेंट का वक्त आ गया, लेकिन युवाओं के हाथ में कमान है। कहीं आप उस सीएम योगी के उस बयान को तो मतलब बिल्कुल सही नहीं कह रहे, जिस तरीके से मुझे लगता है कि हरियाणा पे वो इम्पैक्ट किया कि बटेंगे तो कटेंगे। तो पूरा हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चलती है, हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भी एक जाति को लेकर उन्हें फैक्टर करने की कोशिश की थी, वही नुकसान हुआ था कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को। सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा था कि जहां लोकसभा चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंस भाजपा थी, लेकिन इन चुनावों में वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रही। पार्टियां जो बाकी थी वो जातियों में बढ़ती चली गई, जातियों पर एजेंडा चलाती चली गई, लेकिन उस जगह पर योगी आदित्यनाथ स्टेज से क्या मैसेज देते हैं, अगर बटोगे तो कटोगे। हाँ, लेकिन कुल मिला के इतना है कि आप देश के किसी राज्य में चुनाव कराइए, अभी तो फिलहाल यही हो रहा है, योगी रा सारा रा और योगी सर्वोपयोगी हो रहा है। राहुल की फैक्ट्री जो है लगातार ठीक है। तो सर एक आखिरी सवाल सिर्फ आपसे ही लूंगा, क्योंकि आपने तो कश्मीर को बहुत करीब से देखा है, आप कश्मीर ग्राउंड रिपोर्ट करने भी गए थे, लेकिन जब हम हरियाणा और कश्मीर को जो है एक साथ रखकर देखते हैं, दोनों ही जो राज्य हैं 90-90 सीट हैं, हरियाणा में सिर्फ 3 पार्टियों की सरकार बनी है, बीजेपी है और क्या कहते हैं 3 पार्टियों की सीटें आई हैं, बीजेपी की आई है, कांग्रेस की आई है और 2 आईएनएलडी की आई है। लेकिन जब हम कश्मीर को देखते हैं तो कश्मीर में जब हम देखते हैं कि वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें आई हैं, वहाँ कांग्रेस पार्टी की सीट आई हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वहाँ पीडीपी की सीट आई हैं, वहाँ बीजेपी की सीट आई है, वहाँ मार्क्सवादी पार्टियों की सीट आई हैं और वहाँ आम आदमी पार्टी का भी खाता खुला है। ठीक है, तो वहाँ पे इतना विविधतापूर्ण जो भर के जो चुनाव का रिजल्ट आया है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या कंपैरिजन करते हैं आप दोनों राज्यों की जनता में? देखिए, इन दोनों ही जनता में बड़ा फ़र्क है। हरियाणा की जनता का अपना अलग मिजाज है, जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उसका अपना अलग मिजाज है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की ग्राउंड लेवल पर बात करते हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर नतीजे आए हैं 90 सीटों पर, और उसमें आप ये देखिए, अगर आप इंडिविजुअल जाते हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अगर हम ये कह सकते हैं ठीक है वो सरकार नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन 29 सीटों पर वो जम्मू रीजन में देखिए वो करना था। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि धारा 370 हटने के बाद ये पहला इलेक्शन था, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धारा 370 हटने का जो आवाम के अंदर एक मैसेज जाना चाहिए तो वो शायद कहीं पूरी तरह से कन्वे नहीं हो पाया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उस मुद्दे को बुलाने में कामयाब रही है। अब दूसरी बात, क्योंकि जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ रामगढ़ में जो जम्मू कश्मीर में वहाँ पे चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर जम्मू कश्मीर में, तो इसका मतलब पीओके भारत का हिस्सा है।
तो पीओके भारत का हिस्सा है। इस बयान को आप अभी मौजूदा वक्त के लिए तो इसे आप हल्के में ले सकते हैं, लेकिन आप इसे भविष्य की दृष्टि से आगे देखिए कि 2029 का रोड मैप वो तैयार कर गए हैं, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर से धारा 370 हटाई तो पीओके अगला टारगेट है। मुख्यमंत्री ने अपने मुख से ये कहा। तो कुल मिलाकर जो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से ये अलग अलग नतीजे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी सीटें मिली, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मिली, आम आदमी पार्टी का खाता खुला, कांग्रेस की मिली, पीडीपी को मिली, यानी कहीं न कहीं जो जम्मू कश्मीर की आवाम थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूज थी कि वो किस तरफ जाए। जम्मू रीजन देखिए, ऐसा जम्मू रीजन में है क्योंकि जो हिंदू आबादी है वो जम्मू रीजन में काफ़ी है, लेकिन घाटी में अगर आप जाएंगे तो घाटी में नुकसान हुआ है। घाटी में इसका मतलब यह है कि धारा 370 को एक्सेप्ट नहीं किया वहाँ के लोगों ने, क्योंकि वो उस माहौल में जी रहे थे जिस माहौल में वो जीते हुए आ रहे हैं। उस समय सर अगर देखें तो 370 एक वो बड़ा फैक्टर था जिसमें ये देखा गया कि जहाँ पर बाकी ये 370 हटा दिया बीजेपी कर रही थी, लेकिन वहीं अदर्स पार्टियां जो थी वहाँ पर ना तो हिंदू फैक्टर चला ना मुस्लिम फैक्टर चला। वहाँ पर फैक्टर क्या चला कि लोगों के जहन में ये बात फैल गई कि 370 हट गई है, अब तुम्हारी ज़मीनों पर कब्जा जो है बाहर से लोग आकर के करना शुरू कर देंगे। इस वजह से वहाँ के मुझे लगता है कि लोगों में भय था और इसीलिए बीजेपी का वो समर्थन नहीं किया गया। तो यही चर्चा थी और लगातार जिस तरीके से हरियाणा चुनाव हो या जम्मू कश्मीर चुनाव हो, ये पूरी तरीके से फैक्टर आगामी चुनाव को पूरी तरीके से साधते हुए देखते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में जब महाराष्ट्र के चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, वो तमाम चीज़ें हैं कि हर पार्टी को किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, रणनीति साधनी है और वक्त ही बताएगा कि आखिर अब आगे किसकी बनेगी सरकार। तब तक के लिए बने रहे आप लीडिंग भारत टीवी पर।